चलिए, वी आर in our third lecture. Okay, so where we were on the topic, we have completed doctrine of lapse, annexation of oath and discourtesy to the Mughal empire. हाँ, यहाँ पे थे. चलिए एक बार देखते हैं, पहले इसको एक इधर को पढ़ा कर लेता हूँ. तो you all have revised the homework. I hope you have done your notes, है ना? What was the homework? Stand up Saista, tell me, what was the homework? No. झूठ नहीं बोलो, नोट्स दिखाओ मुझे. कहाँ बनाया तुमने नोट्स? बताओ, नोट्स दिखाओ. चलो माही नोट्स दिखाओ. Where is notes? Why you don't have completed the homework? सर कंप्लीटेड. कोई नया बहाना दो ना यार, ये कौन सा बहाना है? नहीं, कंप्लीटेड बट वेयर इज द नोट कॉपी? वेयर इज योर नोट कॉपी? ओके, आफ्टर द लेक्चर यू विल शो मी योर वर्क. ओके, यस रिद्धि, वेयर इज योर वर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यू हैवंट डिड. इसके अलावा कोई बहाना आता है तुम लोगों को तो वो दो. मतलब ये क्या है? मतलब होमवर्क नहीं कंप्लीट करना. आज शो मी होमवर्क. नहीं, मतलब ये शर्म आनी चाहिए बेटा आप लोग को. अगर आप लोग को होमवर्क नहीं कंप्लीट है, मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए, मैं यहाँ पे इतना टाइम मिल रहा है तुम्हें कंप्लीट करने के लिए, तुम्हें अभी तक साथ ही साथ नोट्स बनना चाहिए. एट एनी डे आई कैन चेक योर कॉपीज. अगर आज के बाद तुम लोग का नोट्स नहीं कंप्लीट हुआ, जस्ट क्लास के बाहर. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. मैंने मैप भी बोला था, मैप भी लगाने के लिए. कौन सा मैप बोला था सब तुम लोगों को पता होगा. एग्जैक्टली. चलो ठीक है, सिट डाउन. So, we were on the second topic, discourtesy to the Mughal Empire. देखिए होता क्या है, हमने देखा था कि पॉलिटिकल कॉज में हम लोग हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, हाउ इट हैपेंस और कैसे कैसे हो रहा है. पहले वो सब्सिडरी अलायंस लाते हैं, फिर वह क्या लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाते हैं, है ना. फिर एनेक्सेशन ऑफ ऑथ होता है कि भैया मेरे ही देश में आकर के वो लोग हमें बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं अपने किंगडम को, अब हमारे ऊपर हैंड ओवर कर लीजिए. तो ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, दिस इज वेरी इलॉजिकल थिंग. कोई सेंस नहीं बनता था इसका और उन्होंने अवध पे अपना कंट्रोल कर लिया. सो द सेकेंड इज डिस्कर्टसी टू द मुगल एम्पायर. अब आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द 14th-15th सेंचुरी एक मुगल एम्पायर का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, किंगडम हुआ करता था एट द टाइम ऑफ बाबर, अकबर, है ना, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां. लेकिन अब उनके जो लेटेस्ट मुगल हैं, जो उनके बाद आने वाले जो मुगल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट शो किया गया. किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. एंड और ऐसा तो था नहीं कि जो एक टाइम पर 200-300 साल पहले इतना बड़ा साम्राज्य उनके कंट्रोल में था, उनके पक्ष में कुछ लोग नहीं होंगे, जरूर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ओवरऑल इंडिया होगा, है ना. तो वो लोग की भी सेंटिमेंट कहीं ना कहीं हर्ट हुई. होता क्या है, कहता है कि द मुगल एम्पायर बहादुर शाह हैड इन दोज डेज द नेम और द ओनली टाइटल इन द फैक्ट ही वाज नॉट एट ऑल पावरफुल. जो बहादुर शाह थे ना, बस उनका नाम था, वो पावरफुल उस टाइम बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी और अलग अलग किंगडम्स अपना पैर जमा चुकी थी इंडिया में. ठीक है. होता क्या है कि बट इवन दैट that was devalued when the Lord Dalhousie announced that on the death of the king. लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं कि भैया डेथ है, जैसे ही किंग की डेथ हो गई उसके बाद जो जितने भी जो ट्रेजरी के ऊपर जो हक होगा वो इनका नहीं होगा. चलिए आइए देखते हैं होता क्या. नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं. होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए. होमवर्क जो तुम लोग नहीं करके आ रहे हो फिर मैं बताता हूँ, अभी रुको. So, okay, his successor would have to leave the imperial place, the Red Fort. Later in 1856, Lord Canning made it known that the Bahadur Shah successor would not be allowed to use the imperial title. होता क्या है कि पहले तो बहादुर शाह को ये ऐसे कहा जाता है कि भैया उनका जो रेड फोर्ट, जो लाल किला था, उनसे हटा दिया जाता है, उनको वहाँ से घर खाली करा दी जाती है. फिर लॉर्ड कैनिंग आते हैं 1856 में. लॉर्ड कैनिंग कौन थे, बताया था. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड के फर्स्ट पक्का फिर से पढ़ना क्या बोला था तुम लोग. जो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो भूल रहे हो, 8th क्लास में बता रहा हूँ. वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड केनिंग, है ना, कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे. कल मुझे इसके
कल मुझे इसके बारे में बताओगे तुम लोग, ठीक है। ओके, आगे देखो, टॉपिक इधर उधर चला जाएगा। लॉर्ड कैनिंग मेड इट नोन दैट द बहादुर शाह सक्सेसर वुड नॉट अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल दैट इज द टाइटल ऑफ किंग। अब उन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जो हैं भैया, उनके जो सक्सेसर होंगे वह टाइटल किंग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का डिसरिस्पेक्ट ही तो शो हो रहा है ना। एक टाइम पे एक ऐसे डायनेस्टी के एक राजा है जिसको, जो पहले पूरा उसकी डायनेस्टी की पूरी 200-300 साल तक पूरा एक दबदबा था इंडिया में। अब उसी के लेटेस्ट जो किंग्स हैं उनको यह क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया आप किंग का टाइटल यूज नहीं कर सकते। तो दिस वाज द टाइप ऑफ क्या डिस्कर्टसी जो कि शो किया गया किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सच डिस्कर्टसी टू द मुगल एम्पायर हर्ट द पीपल सेंटिमेंट्स कॉन्सिडरेबली, और इसके कारण लोग भी बहुत ज्यादा क्या हो गए, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। क्लियर है। चलिए, फिर आता है ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहब। अब नाना साहब के साथ जो ट्रीटमेंट हुई वो अच्छी नहीं हुई, और हम लोग ये पॉलिटिकल कॉजेस में ही पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। व्हाट आर दोस? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एनेक्सेशन ऑफ ऑध। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इससे पहले वाला जो हमने पॉइंट देखा बहादुर शाह का, वो सेकंड पॉइंट वहां से काउंट होगा। तो क्वेश्चन अगर ये आएगा कि व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉजेस, अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी से के रेफरेंस में बताइए पॉलिटिकल कॉज कैसे 1857 का एक क्या बनता है, कारण बनता है। तो यू विल हैव टू राइट ऑल दोस 3 पॉइंट। ऐसा नहीं कि ये सारे पॉइंट्स लिख करके चले आना। क्लियर है। ब्रिटिश एक्सपेंशन क्यों हुआ, तो वो 2-3 कारणों से हुआ, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और वो मेन मुख्य कारण थे। उसके बाद ये बाकी के पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बना पॉलिटिकल कॉजेस का, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन है तो हमें वी हैव टू राइट दोस पॉइंट्स ओनली। क्लियर है, क्लियर है। ओके, so the treatment meted out to the Nana Sahab, Dalhousie's refusal of the pension to Nana Sahab, not poison, the adopted son of the ex पेशवा बाजीराव। देखिए, जो हमारे जो adopted son थे ex पेशवा, जिनको कहते हैं, पेशवा का मतलब क्या होता है पता है, प्राइम मिनिस्टर, 8th क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, याद रखना, बाद में डिटेल में बात करेंगे। बाजीराव सेकंड was very much resented by the Hindus in general and Nana Sahab in particular. It was said that the Nana Sahab had inherited the enormous wealth from ex-Peshwa. He spent that money in sending the messengers to different parts of a country and instigating the revolts everywhere. नाना साहब को इस बात पे भैया बोला गया कि इनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा खजाना है ना, और इनको जो पेंशन जो हम दे रहे हैं नाना साहब को, यह उस पैसे का यूज़ कर रहे हैं 1857 के युद्ध को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अपने मैसेजर्स को इधर उधर भेज करके जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए ऐसे खतरा है, ठीक है। तो नाना साहब के साथ ऐसी ट्रीटमेंट होना भी एक कारण बनता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के पॉलिटिकल कॉज में। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, ठीक है। अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अब अनपॉपुलर के नाम से ही लग रहा है कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो उतना अच्छा नहीं है, और इसके कारण वो पॉपुलर ज़्यादा नहीं हुआ, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे, आइए देखते हैं। कहता है देयर आर द सेवरल रीजन विच मेड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हाईली अनपॉपुलर। कुछ ऐसे कारण थे। फर्स्ट कारण देखिए क्या है, पीपल फाउंड देमसेल्फ आउट ऑफ द प्लेस विद द इंग्लिश लॉज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। भैया वो आए और सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने अपने आप को सुपीरियर दिखाया कि भैया वी आर द सुपीरियर एंड यू ऑल आर इन्फीरियर, और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट में इंडिया के लोगों को जाने लगा। और आज भी अगर कोई अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो हमारे मन में क्या होता है, नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, यही होता है ना। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज का हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक महज क्या है, लैंग्वेज है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में बोली जाती थी। लेकिन क्योंकि अब उस लैंग्वेज को दूसरे देश के लोग नहीं, आप सोचिए ना, आप खुद ही दिमाग लगाइए, कितना एक अटपटा सा बात है ना कि एक कंट्री में बोला गया लैंग्वेज वो दूसरे देश के जो लोग हैं उसको अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए उसको इन्फीरियर समझना। और आज भी ये चीज़ें आज तक चली आ रही है ना। तो ये कितना इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आते ही उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए, क्योंकि वो हिंदी नहीं सीखना चाह रहे थे, अगर हमारे पास पावर होता, हमारे पास पावर ज़्यादा होता, तो दे विल वी वुड फोर्स देम टू लर्न हिंदी लैंग्वेज। हम उसको क्या बोलते, भैया हिंदी लैंग्वेज सीखो तुम, तब उसके बाद यहाँ पे काम करना। हमारे पास ऐसा होता, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर था, इसी के कारण हम लोगों को उन्होंने फोर्स किया कि भैया तुम लोग इन्फीरियर लोग हो, हिंदी कुछ नहीं है, इंग्लिश सीखो, नहीं तो इन्फीरियर रह जाओगे। और ये माइंडसेट हमारी आज तक बनी हुई है। तो यहीं से गेम चेंज होता है कहीं ना कहीं, और अब आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि लोग है ना लेफ्ट आउट फील करने लगे, किससे, इंग्लिश लॉज और इंग्लिश लैंग्वेज से। समझ में आया, क्लियर है। क्योंकि आप सोचिए ना कि
कस्टम जो हमारा रिलीजन है, कस्टम है, बिलीफ्स है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंग्लैंड का कुछ और रिलीजन है, वहाँ का कोई और कल्चर है, वहाँ के लोग कुछ और फॉलो कर रहे हैं, इंडिया के लोग कुछ और फॉलो कर रहे हैं। तो एक ज़मीन आसमान का क्या है, डिफरेंस है। अब उस चीज़ को ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे ऊपर जब वो फोर्स करेगी, थोपेगी, तो हमें क्या लगेगा, भैया हम लोग लेफ्ट आउट तो फील करेंगे ही ना। तो फर्स्ट रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लॉज, पीपल ऑफ इंडिया फील डिस्क्रिमिनेटेड और दे आर व्हाट, डिससेटिस्फाइड। क्लियर है, समझ में आया इतना? फर्स्ट रीजन। सेकंड देखिए, अगेन यू ऑल आर नॉट राइटिंग। कोई बच्चा नहीं है जो पेंसिल से कॉपी पे अच्छे से लिख रहा हो। सुनने में, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर इसको तुम लोग नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे बेटा, तो चीजें बस ऐसे ही धरी की धरी रह जाएगी। सुन के चले जाओगे, यहां से क्लास से बाहर जाओगे, चीजें ब्लैंक, कुछ नहीं याद रहेगा। दिमाग खराब है आप लोगों का। मतलब थोड़ा तो, इतना कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, थोड़ा तो पढ़ो। अरे लिखो, जितनी चीजें मैंने अभी बताई है उसको लिखिए, जस्ट राइट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, सो मैं मान के चलता हूं यू कैन राइट ऑल दोस पॉइंट बाय योरसेल्फ। लिखिए। अच्छा, वी विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक टुडे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एज वेल। बहुत अच्छा लेक्चर होगा। ओनली 2-3 लेक्चर्स आई विल अपलोड, आफ्टर दैट आई विल नॉट अपलोड ऑल द वीडियोस, है ना। कुछ बच्चों को यहाँ भी तो आने दो पढ़ने, देख करके। सब मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो फिर समझ रहे हैं। चलो लिखो, अक्षर आगे बैठो, कम है, इतना सीट है, जल्दी जल्दी आओ, कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ, पढ़ो। राज, सिट इन फर्स्ट बेंच, यहाँ पे आओ। ये लिख रही हो, हाँ? मतलब इतना कहने के बाद भी तुम लोग के ऊपर जू नहीं रेंगता है। See, tomorrow I will check each and everything in your note copy together with the maps. समझ में आया? मैप्स के साथ मैं कल चेक करूंगा। अगर नहीं किया तो आई विल जस्ट कॉल 1 by 1 हेयर, और मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा आपको पता है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो याद रखना, सबके पेरेंट्स के पास जाएगा फिर ये वीडियो, तब याद रखना, ठीक है? बस कीप क्वाइट, ओके। सो द फर्स्ट रीजन हमने पढ़ा कि इंग्लिश लॉज और इंग्लिश कल्चर के कारण पीपल्स ऑफ इंडिया आर फीलिंग लेफ्ट आउट। द सेकेंड, Indians were being excluded from all high offices in the army as well as the administration. Army or administration? First point. Army, administration. इन दोनों जगह में जो हाई पोस्ट पे जो कोई अब इंडिया के लोग नहीं थे, दे वर ऑल नॉन इंडियंस, या फिर यूँ कहें दे आर ऑल ब्रिटिशर्स। क्लियर है, समझ में आया? सो दिस वॉज द सेकेंड कॉज बिहाइंड द व्हाट, अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी was not giving us the equal opportunity to the people of India. वो अपने ही देश में हमें खुद अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो सेकेंड कॉज हमारा ये था। What was the third cause? Third was the British official had a great contempt for Indians. Their arrogance led them to consider the native of India was the undeserving the name of human beings. मतलब ये इतना, आप इसको आप इस वर्ड से पता कर सकते हैं कि उनके अंदर इतना ज़्यादा एरोगेंस था कि वो हमें ऐसा ट्रीट करते थे कि हम लोग कुछ नहीं है ना, वी आर जस्ट अनडिजायरेबल पीपल फॉर देम, और इसलिए वो बस हमें रूल करने आए हैं और वो हमें एक पाथ दिखाने आए हैं। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो ये प्रूफ करता है अबाउट द अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉजेज? यू कैन ऑल easily go through it, and I am just promising you कि you can search on whole of YouTube of ICC class 10th 1857 revolt of 1857। ये जो 2-3 लेक्चर्स जो हैं आपको इस ढंग का नहीं मिलेगा यूट्यूब पे भी, है ना? तो इसको पढ़िए, है ना, और उसको कॉपी में नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें आप भूल जाएंगे, आपको पता है। तो नोट्स अभी से बनाते चलो ताकि बाद में जा करके रटना ना पड़े, क्योंकि लास्ट में एग्जाम के टाइम में जब बुक खोल के दोबारा बैठोगे तो क्या मतलब 1 साल पढ़ाई करने का? समझ आ रहा है कि नहीं? ओके। The second and the most important cause is what? Religious and the social cause। ठीक है? अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे हैं, वो पॉलिटिकल कॉज को तो इग्नोर कर देंगे। अब एक गांव का जो इलिटरेट जो किसान है, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, हाँ उसको टैक्सेस और रेवेन्यू अगर देना हो तो उसको उस टाइम पता लगेगा। What 5th point? अच्छा 5th point is there, okay। The
द वेक एंड द फ्लोटिंग रूमर्स। अब ये रूमर्स क्या था कि ये रूमर्स फैल गया था कि भैया कि देयर वर रूमर्स दैट द डेज ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया वेर नंबर्ड। पीपल बिलीव दैट द ब्रिटिश केम टू पावर इन 1857 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड देयर रूल वुड कम टू एन एंड इन 1857। ये लॉजिकल पता नहीं कौन सा पॉइंट दे दिया है, पर हो सकता है सही हो। उस टाइम एक ऐसा रूमर्स फैल चुका था कि भैया 1757 में क्या बैटल ऑफ प्लासी की बात हो रही है ना, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में वो जीते थे और लगभग 100 साल हो चुका था। तो अब 1857 आ रहा है, इसलिए अब वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये रूमर्स फैल चुकी थी। तो ये पॉलिटिकल कॉज पता नहीं, मुझे थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, बट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इसको मैं दोबारा से पढ़ूंगा इसके बारे में। लेकिन पहली बार कोई पढ़ेगा तो लॉजिकल ही लगेगा ना। खैर चलिए आगे। रिलीजियस एंड द सोशल कॉज क्या है? रिलीजियस एंड सोशल कॉज इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? एनीवन? अरे यार, दिस इज द हिंदी मीनिंग। व्हाट इज रिलीजन? हाँ, कास्ट मतलब थोड़ा तो लॉजिकल सोचो भाई अभिनव। कास्ट इज रिलीजन? आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक अपार्टमेंट है, इसका नाम आप लिख लीजिए गोल्फ सिटी मान लीजिए। अब उसमें मैं गोल्फ सिटी क्या है तो सर फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 102 है, ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। रिलीजन क्या है समझने के लिए जान लो। रिलीजन्स आर द ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल इन विच दे शेयर द कॉमन वर्ड बिलीव्स एंड आइडियाज। क्लियर है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन का एक समूह है, एक एसोसिएशन है, जहां पे लोग एक तरह के चीजें शेयर करते हैं, बिलीफ शेयर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हिंदू, देन द हिंदू पीपल, द पीपल्स, द फैमिलीज इन योर रिलीजन विल शेयर द इक्वल कस्टम एंड बिलीफ्स। यू ऑल विल सेलिब्रेट दिवाली, यू ऑल विल सेलिब्रेट छठ पूजा, एंड यू ऑल विल सेलिब्रेट ऑल हिंदू फेस्टिवल। तो क्या एक तरह का बिलीफ हम लोग क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। लाइकवाइज इन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस हम लोग अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं। तो ये समझने के लिए कि कैसे लोगों का एक समूह है जहां पे लोग एक तरह की चीजों को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज रिलीजन। और जहां पे जब चीजें एक तरह की चीजें जब लोग शेयर करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है? एक सबसे बड़ी जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? यूनिटी, एकता। ठीक है, क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक तरह की चीजों को मान रहे हैं, एक तरह की चीजों को जान रहे हैं, इसलिए हम एक है ना। लेकिन यह रिलीजन से ऊपर होना चाहिए, और ये रिलीजन से भी ऊपर कोई चीज होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एनीवन? व्हाट? एक वर्ड, हाँ एग्जैक्टली, नेशन। व्हाट? नेशन। मतलब कंट्री और नेशन में क्या अंतर है? बहुत बार बताया है, बस सुन लो। कंट्री इज जस्ट अ फिजिकल टर्म। कंट्री से मतलब एक ऐसा पता लगता है कि एक प्रैक्टिकलिटी में हम किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? इसलिए हम गांधी जी को नेशनल क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन कहते हैं। कंट्री फादर ऑफ कंट्री कहते हैं? नहीं कहते हैं ना, नेशन कहते हैं। नेशन का मतलब क्या हुआ कि हाँ, भले कोई कन्याकुमारी से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई गुजराती है, लेकिन वो क्या है? इंडियन है। तो जो फीलिंग है ना एकता की, दैट इज नोन एज नेशन, है ना, नेशन। अभी नेशनल मूवमेंट, अभी बहुत सारा चीज़ आने वाला है। ये तो रिवोल्ट ऑफ 1857 पे, अभी हमें पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, और वो अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। और फिर आपको 10th क्लास में उसको लिखना भी है एग्जाम्स में, और नंबर भी लाने हैं 100 आउट ऑफ 100। तो अभी हमें एक लंबा जर्नी तय करना है, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए आए रिलीजियस एंड द सोशल कॉज। अब लोग देखते हैं कि धार्मिक और सामाजिक कारण। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक कारण में क्या था, आइए देखते हैं। The social and the religious factors were also at the work in causing the uneasiness among the people. ठीक है, समझ में आया कि एक रिलीजन को लेकर के कानून बना देना, सोसाइटी को लेकर के जो चीज़ें हमारे देश में सदियों से चली आ रही है उसमें उथल पुथल कर देना, उसको लेकर के कानून बना देना, ये भी एक बड़ा कारण बनता है लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन पैदा करने का। क्लियर है? हमें क्लियर? चलिए आइए देखते हैं क्या है कि फर्स्ट द फियर्स रिगार्डिंग द मास कन्वर्जन टू द क्रिश्चियनिटी। सबसे बड़ी बात, अब जैसे ही लोग कहाँ पे आए, इंडिया आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो दे विल प्रोपोगेट देयर ऑन रिलीजन, कस्टम, बिलीफ्स, है ना, क्योंकि वो अपने ही जैसे आपको भी बनाना चाहेंगे। तो लोगों के अंदर ये डर बैठ चुका था कि भैया ये जो अब ये जो देखते हैं ना, मॉन्टेसरी स्कूल, है ना, किंग जॉर्ज, या फिर बहुत, आई एम नॉट, नो ऑफेंस फॉर एनीवन, ऐसा नहीं, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए हमारे इंडिया में, उनका मकसद क्या था कि जस्ट टू वर्ड मास मूवमेंट करना, हमें अपने रिलीजन आइडियोलॉजीज के बारे में बताना। क्यों भाई, क्यों जाने हम, हमारे देश में क्या रिलीजन की कमी है?
क्या हमारा देश में हमारा रिलीजन तो पता नहीं और कितना पुराना रिलीजन है, अगर हम सिर्फ रिलीजन की बात करें तो, है ना। जब आया भी नहीं, मतलब ये सब चीज़ें बोलना सही नहीं है, पर स्टिल मतलब आफ्टर क्लास आई विल टॉक ऑन दिस मैटर, ठीक है। फियर रिगार्डिंग द मास कन्वर्सेशन टू क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी पे क्या हुआ, मैं बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम ए टीचर और एक नेशनैलिटी वाली जो फीलिंग है ना हमारे देश, हमारे अंदर भी है ना। तो हम लोग के पास धर्म नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख है कि नहीं, ईसाई आपस में सब भाई भाई। चलिए आइए देखते हैं। तो द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अलार्म अमंग द बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स वाज मेड कंपल्सरी इन द स्कूल सेट अप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। फादर सिस्टर, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग पहले तो अपना स्कूल फ्रेम करते हैं और वहां पे क्या पढ़ाते हैं, अपने क्रिश्चियन मिशनरी भाई। और लाफिंग, प्लीज डोंट लाफ। आइए, तो जो हिंदू मुस्लिम है वो आपस में वो एक तरह को मतलब अपने आप को बड़ा सा उनको लेफ्ट आउट फील करते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब हम किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, हमें कुछ और बताया जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है क्या पढ़ने के लिए, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स को पढ़ने के लिए, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि एनीथिंग बैड अबाउट क्रिश्चियंस, अब बहुत सारे हैं, हालांकि हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि वेस्टर्न, ये बुक है एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग प्लेटो, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, तो दे आर वेरी ग्रेट पीपल्स। मैं इनके बारे में कुछ गलत वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग बस एक डिबेट कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं ना। आइए, अब देखिए क्या है, The Bible was introduced not only in Christian institution but also in government schools। अब क्या होता है कि जो बाइबल है वह सिर्फ स्कूल में भी नहीं, मतलब स्कूल में तो पढ़ाया ही जाता था, साथ ही साथ ओके, सो वी वर ऑन द fears regarding the mass conversion of the Christianity। हमने ये चीजें देख ली। The second is चलिए यहां से देखना था, हाँ, the Bible was introduced not only in the Christian institutions but also in the government school। अब उस टाइम के जो गवर्नमेंट स्कूल थे, अब गवर्नमेंट स्कूल में तो एक जाहिर सी चीज़ है कि गवर्नमेंट कम पैसों पे बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इंडिया के बहुत सारे बच्चे उस स्कूल्स में आकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बाइबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, फिर द ऑफिसर्स ओपनली पुश्ड क्रिश्चियंस डॉक्ट्रिन्स इन मॉस्क्स एंड टेम्पल्स। अब देखिए, अब मॉस्क और टेम्पल्स मतलब आप देखेंगे ना कि उन लोगों का सिंपल ये मकसद था कि हम कैसे क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा दें इंडिया में, ठीक है। उसके लिए वो हर एक स्टेप ले रहे थे। अभी देखो कॉपी बंद हो चुका है तुम दोनों का, बताता हूँ अभी मैं, कौन है, अदीप और अंश, रुक जाओ तुम। फिर द मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिश्ड एट प्रेस एट आगरा। अब देखिए, अब ये मिशनरी सोसाइटीज का काम क्या होता है, ये मिशनरी सोसाइटी का काम ये होता है कि भैया अपनी चीज़ों को प्रमोट करना। अब वो सेटअप किया गया कहाँ पे, आगरा में। अब होता क्या है, इट पब्लिश्ड द leaflets and title books full of inaccurate information about Hinduism। और उनका ये जो हमारे जो पुराने शास्त्र थे उसके बारे में गलत सलत लिख करके, गलत सलत तरह से ऐड करके, एडवर्टाइज करके लोगों तक पहुंचाना उनका मकसद बन चुका था, और वो हिंदुज़म के बारे में बहुत सारी उल्टी चीज़ें लिख रहे थे। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखिए, इन ब्रीफ अ फीलिंग ऑफ पैनिक वाज राइजिंग इन द पीपल हु बिलीव दैट दे वुड ऑल बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग लाइक वी ऑल बी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। अगर हमारा बिल्कुल कंसेंट नहीं भी होगा तो हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करा दिया जाएगा। तो ये एक धारणा पूरे इंडिया के लोगों के अंदर फैल चुकी थी। ओके द सेकंड हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलीजियस एंड सोशल कॉज, जिसमें हमने फर्स्ट देखा फियर रिगार्डिंग द मास कन्वर्जन ऑफ इट टू क्रिश्चियनिटी। द सेकंड इज लॉज दैट इंटरफेयर्ड, क्या इसको पढ़ेंगे, लॉज दैट इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन एंड कस्टम ऑफ द पीपल। अब कुछ ऐसे कानून आए, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आए जिन्होंने क्या किया, हमारे रिलीजन के अंदर कुछ इंटरफेरेंस करने की कोशिश की। ठीक है, समझ में आया क्या था, आइए देखते हैं। था कि रिलीजियस डिसेबिलिटीज Act of 1857 changed the Hindu law of property. It enabled to convert from Hinduism to inherit the property of his father. ये मतलब enable the convert from Hinduism to inherit the property of his father. ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर आप किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो आपके अपने फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी,
लेकिन अंडर दिस एक्ट कि अगर हिंदूज है, अगर क्योंकि उनका मकसद था क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कराना, तो फियर क्या होगी कि भैया अगर हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे हमें तो अपने पिताजी की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस फियर को खत्म करने के लिए वो कानून आया जिसके अंदर क्या था कि अगर हिंदुज्म से आप किसी क्रिश्चियनिटी में जाते भी हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या आप दोबारा से ऑनरशिप ले सकते हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? इनहेरिट कर सकते हैं। फिर द हिंदूज रिगार्डेड इट एज अ इंसेंटिव टू गिविंग अप वंस रिलीजियस फेथ। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ, हिंदूज के अंदर बहुत सारी क्या हो गई, द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। एक्यूरेट हिंदी बोल रहा हूँ, देखो, है ना, कि बहुत सारी चीज़ें हो गई और उन्होंने सोचा कि भैया ये सब जो कानून जो नियम जो ला रहे हैं बस इसलिए ला रहे हैं ताकि क्रिश्चियनिटी को क्या करें, बढ़ावा दें और हिंदुज्म को क्या करें, डिग्रेड करें। अच्छा, ओके, आइए ध्यान से सुनते हैं कि एक बड़ा अच्छा एक पी रॉबर्ट्स है ना, इनके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नेचुरली दो इन द ग्रेट मेजर अनजस्टली हिज ग्रेट annexations of territory, his innovations and reforms were held to be the main cause of the revolt. He would have done better to pay more heed to native feelings and prejudice even at the cost of the sacrificing some of the most valuable reforms. कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि भैया लॉर्ड डलहौजी ऐसे थे, उनके कारण ये चीज़ें हुई और उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। आगे देखिए क्या है कि टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, मॉस्क एंड अर्लियर एड हैड बीन फ्री फ्रॉम ऑल द टैक्सेस। अब हुआ क्या कि भैया टेम्पल, मंदिरों और मस्जिदों पे टैक्स लगा दिया। पहले ये चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, इन चीज़ों के ऊपर क्या लग रही है, टैक्स लग रही है। ध्यान से सुनिएगा। फिर इन द 19th century द ब्रिटिश टुक द मेजर्स टू कंट्रोल सम ऑफ द सोशल एविल्स। अब क्या हुआ कि ठीक है, कुछ सामाजिक इनजस्टिस है, क्या वो फ्यूडलिज्म से पहले यूरोप में नहीं थी ना? वहां पे तो ये माना जा रहा था कि सन हम लोग का क्या कर रहा है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और वहां पे सब लोग हमारा चक्कर लगा रहे हैं ना। उसका पॉप वहां का कितना ज्यादा वो यूज करता था, एक्सप्लॉइट करता था, किंग को अपने अंदर कंट्रोल में रखा हुआ था और अपने ऐशो आराम की सारी चीजें वो करता था और उसकी पूरी देश भूखमरी से मर रही है। पॉप को कोई मतलब नहीं था। तो क्या फ्यूडलिज्म से पहले वहां पे नहीं था? अब क्या हुआ कि हाँ, इंडिया में भी कुछ सोशल इविल्स थे, उनको वो खत्म करता है। क्या करता है कि टू कंट्रोल सम ऑफ द सोशल इविल द विडो रिमेरेज एक्ट पास इन 1856। 1856 बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। 1856 में एक एक्ट पास हुआ, दैट इज नोन एज विडो रिमेरेज एक्ट, जिसमें जो विधवा हैं, जो पहले आज भी ऐसा चलन है, आप लोग गांव घर में देखते होंगे कि एक बार जो विडो हो जाती है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है। लेकिन अब क्या है कि इस विडो रिमेरेज एक्ट के अंतर्गत वो दोबारा शादी कर सकती हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। फिर एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड हैड बीन प्रोहिबिटेड, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब इन्फेंट जैसे कि लड़कियां, बच्ची जो होती थी उन्हें उनको मार दिया जाता था। कुछ चीज़ें तो देखो हमारे समाज में थी ही और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उसको बैन कर दिया गया। ये अच्छा डिसीजन था। फिर इनफैक्ट रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, द केशव चंद्र सेन देमसेल्फ अटैक्ड सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इस रूल को अच्छा किया, बल्कि यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन, इनका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है सती प्रथा खत्म करने के लिए और छोटी सी इन्फेंट जो बच्चियां होती है उसका कत्ल करने से या मर्डर करने से या फिर उनको मार देना, इसके खिलाफ वो लोग बहुत ज्यादा लोगों को समझाया, मोटिवेट किया लोगों को क्या करे क्या ना करे इसके ऊपर। येट पीपल डिड नॉट रिएक्ट फेवरली to these measures favoring the social reforms. They rise and the cry that their religion was in danger. अब देखिए हुआ क्या, हालांकि ये तो सोशल इविल था, लेकिन हमारे मन में क्या था कि ये धीरे धीरे ये सब लॉस ला करके हमारे द्वारा ली गई कस्टम और सोशल जो बिलीफ है उसको भी ये क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ट्रेडिशन जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा कस्टम वो एक दिन खत्म हो जाए। तो लोगों को ये डर बैठ गया था। ठीक है, समझ में आया? आइए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज एंड टेलीग्राफ। अब हम लोग देख रहे हैं कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे और टेलीग्राफ कैसे कारण बनता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कहता है द रेलवेज एंड द टेलीग्राफ्स वेर लुक्ड डाउन अपॉन एज अ मींस टू ब्रेक द सोशल ऑर्डर एंड द कास्ट रूल्स इन द रेलवे कंपार्टमेंट्स। द पीपल ऑफ ऑल द कास्ट हैड टू सिट टुगेदर। इट वाज अ प्रोग्रेसिव चेंज बट द मास ऑफ पीपल रिगार्डेड इट एज एंड द इंटरफेरेंस विद द कास्ट रूल। देखिए होता क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी बहुत थी, ये बात तो सच है ना। लोग कास्टिज्म, लोगों के अंदर अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म कूट कूट करके बढ़ी हुई थी सारी चीज़ें, और इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक आर्टिकल भी इंट्रोड्यूस किया है ना, 16, 17, 18 9th में पढ़ाया था, देखो भूल गए। इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ। और अभी भी जो तुम 14 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी है,
फिर गुस्सा दिला रही हो मुझे आप लोग। मतलब इतना अच्छा से पढ़ाया बेटा, थोड़ा तो याद करो, थोड़ा तो ख्याल रखो भाई, नोट्स बनाया करो, इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाओ। चलो यहाँ पे देखो, हाँ, तो कास्ट रूल्स के क्या थे, हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि जब रेलवे आ गई तो भैया टिकट काउंटर पे जाने के बाद ये थोड़ी हम दिखाएंगे कि हम मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदू बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे राजपूत जो बैठेगा उसके बगल में सीट देना, या मैं मुस्लिम हूँ तो जो मुस्लिम पठान जहाँ बैठेगा वहाँ के बगल में मुझे सीट चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अब ये क्या हुआ कि एक कंपार्टमेंट में आपके साथ बगल में कौन बैठा हुआ है इसकी कोई जानकारी सामने वालों को नहीं थी, और इसके कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म हुआ। तो जो लोग इसको सही मानते थे और वो ऐसे बहुत बड़े नंबर में थे जो कास्टिज्म को सपोर्ट करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कास्टिज्म को सपोर्ट करते हैं भैया, ऐसा सिचुएशन है, तो उन लोगों का भी फीलिंग क्या हुआ, हर्ट हुआ यहाँ पे। फिर आता है देयर वाज आल्सो रूमर दैट द टेलीग्राफ पोस्ट वुड बी यूज्ड फॉर हैंगिंग द पीपल हु आर अगेंस्ट द कंपनी रूल इन इंडिया। और ऐसा था, जो टेलीग्राफ की जो लाइन, जो तार जो बिछी हुई थी ना, वो ऐसा अफवाह था कि ये तो मैसेज पहुंचाने के लिए था, लेकिन लोगों को लगा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में बोलेगा उसको वहीं पे फांसी दे दी जाएगी, उसी तरह है ना, लटका दिया जाएगा। चलिए आइए, फिर फोर्थ जो हमारा है वो आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड द इंडिग्निटीज हर्ल्ड एट इंडियंस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वी आर ऑन फोर्थ। ओके, कहता है द इंग्लिश मैन इन इंडिया could insult and humiliate and even kill the Indians at will। अब देखिए, इंसल्ट तो इंडियन पीपल को कर ही सकते थे, है ना, हर्ट तो कर ही सकते थे, और उनका मन किया खत्म भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है? तो इतना ज़्यादा पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप सोचिए, वह क्यों हंसी क्यों आ रही है, ये हंसने की चीज़ है बेटा, यहाँ पे लोग हमारे मर गए, इतने शहीद हो गए और आपको हंसी आ रही है। दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लाइक लाफिंग एंड समथिंग, है ना, दिस इज द सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये देखिए बेटा, शांत से बैठो, अब देखो ध्यान से। अब देखिए क्या होता है कि an English magistrate at Agra had issued the following notification: every native, whatever his pretended rank, may be ought to be compelled to salam or salute all the English gentlemen in the street। कहता भैया रोड पे चल रहे हैं, जहां भी इंग्लिश मैन दिखे सैल्यूट मारना है। अब क्या है, ये तो वही चीज हो गई ना कि अगर मान लो कि कोई एक बड़ा सा, कोई एक अच्छे घर का लड़का जा रहा है, कोई जा रहा है, कहीं भी कोई उसको गोरा आदमी दिखे उसको सैल्यूट मारना है, ये क्या चीज है। तो ये चीजें मजिस्ट्रेट ने रूल्स बना करके बोल दी, कह दी। अब क्या होता है, बिसाइड इफ द इंडियन वाज ऑन द हॉर्स बैक ही हैड टू डिसमाउंट एंड स्टैंड द रिस्पेक्टफुल मैनर अंटिल द यूरोपियन हैड पास्ड हिम। और जब तक कोई यूरोपियन, कोई इंडियन पीपल के सामने खड़ा है वो एकदम रिस्पेक्ट रूप में खड़ा रहेगा, एकदम थोड़ा भी हिले डुलेगा नहीं। सोचिए, इस तरह की रूल्स रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो कैसे नहीं लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता, कैसे नहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 होता ना। चलिए आगे देखिए, सच इंडिग्निटीज एलिनेटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासेस। और इसके कारण इंडिया की जो मास थी वो ब्रिटिश रूल से अलग हो रही थी धीरे धीरे। समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आइए, फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज फियर्स रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन। अब इंग्लिश ने जो एजुकेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, इसके लिए भी डर बैठ गया था लोगों के अंदर। क्या, आइए देखते हैं। Christian missionaries had established the number of schools in the Britain India. Gradually the number of government schools also began to grow. In 1829 the Bengal government established the English class in Kolkata Madrasa School, which was a Muslim institution. Later English classes were introduced in the Banaras Sanskrit College also. अब क्या हुआ कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया मदरसा स्कूल में कलकत्ता के अंदर, उसके बाद बनारस जो कि एक हिंदू स्कूल माना जाता था वहां पे भी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब होता क्या है, इट seem to have been done on the face of it by the best at intentions, by the best क्या है, कुछ वर्ड विजुअल नहीं है, of intentions, but shifting of emphasis from the oriental learning to the western education was not well received by the people, especially क्या इसको पढ़ेंगे, precisely क्या पढ़ेंगे बेटा, इंग्लिश है ना इसलिए, हाँ ओके, priestly, good, priestly classes, they saw in it an attempt to discourage the Islamic and the हिंदूज स्टडी। देखिए यहाँ पे प्रिस्टली का मतलब हुआ जैसे धर्म, रिलीजन को लेकर के जो जैसे मदरसा है ना, या मंदिर में जो पढ़ाई लिखाई जो होती है, ये सब क्या है, थोड़ा बहुत रिलीजियस होता है। अब ये जो रिलीजियस होता है तो अब वहाँ पे जाकर के इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर देना, वहाँ पे जाकर के इंग्लिश लैंग्वेज को
बता देना, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक वो भावना ले गई कि भैया ये क्या है, अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या मंदिरों में और मस्जिदों में पढ़ाई होगी, है कि नहीं। चलिए ऐसा कुछ था। फिर आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द इकोनॉमिक कॉजेज, कैसे इंडिया की इकोनॉमिक को एक्सप्लॉइट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस कॉजेज के बाद ये हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे कैसे ये सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।